चलो भाई, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हम मेंडल्स के लॉ और मेंडल्स के जो एक्सेप्शन थे, यानी जो मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मेंडल के कितने लॉ हैं? 3 लॉ हमने पढ़ लिए। ठीक है, उनके जो एक्सेप्शन थे, यानी जो उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उनको भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसके बाद मेंडल की सारी कहानी लगभग खत्म हुई। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आगे मेंडल का कोई लॉ नहीं आएगा, हाँ एक्सेप्शन आ सकता है, जैसे लिंकेज हुआ। ठीक है, वो कैसे है एक्सेप्शन, वो हम पढ़ेंगे अभी ध्यान से। तो हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें बात करें हम कि जो मेंडल का वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि मेंडल का जो काम था उसको पहचान क्यों नहीं मिली थी, अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों था वो अब तक। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था उस टाइम। ठीक है, उसकी जो मैथमेटिकल अप्रोच थी इसको लेकर, ठीक है, जो उसने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें जो उसने मैथमेटिक्स यूज करी थी वो सबके लिए नई थी और अनएक्सेप्टेबल थी। वे सोच रहे थे साइंटिस्ट की ये नया तरीका, मतलब बायो का प्रैक्टिकल है और उसमें तुमने मैथ चला दी। ठीक है, तो वो लोगों के लिए नया था बिल्कुल और अनएक्सेप्टेबल था। थर्ड, ही कुड नॉट गिव फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। उसने ये तो बताया था कि कोई चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि वो चीज क्या है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अंदर डीप जाना, माइक्रोस्कोप वगैरह था ही नहीं उस टाइम पे जो अच्छी तरह से हम देख सकते कि भाई अंदर क्या, कौन सी चीज कहाँ जा रही है। ठीक है, तो उसने बता दिया था कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसने उनका नाम फैक्टर्स कहा था। ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया था वो। उसके बाद फोकस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशंस। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या थे, जो ये वाले काम थे जो मेंडल को अनरिकॉग्नाइज्ड बनाते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो काम था ना, उनको पहचान नहीं मिली थी। ठीक है, मतलब जो वेरिएशन थे ना उस पर उसने फोकस करा था बार बार। उसके बाद देखते हैं रीडिस्कवर्ड इन 1900 बाय डी व्रीज। ये 3 साइंटिस्ट हैं, कोरेंस एंड वॉन शेरमार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने मेंडल का जो काम था, मेंडल तो चले गए थे, मेंडल की डेथ हो गई थी। ठीक है, क्योंकि उनको पहचान नहीं मिली थी उनके काम को। क्यों नहीं मिली थी हमने पढ़ा है अभी, किस लिए नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनके काम को रीडिस्कवर करा। और कब रीडिस्कवर करा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1900 में उन्होंने उनका काम रीडिस्कवर करा। साइंटिस्ट का नाम क्या है? डी व्रीज, ठीक है, कोरेंस एंड शेरमार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनका काम रीडिस्कवर किया था। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी फिर? भाई उन्होंने तो डिस्कवर में लग गए, बार बार उसके काम को देखा कि भाई अच्छा ये वाली चीज है और ये वाली चीज है, ये मेंडल ने बताई थी, तो उन्होंने रीडिस्कवर करा था उनका काम। फिर उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए थे, सटन एंड बोवेरी। ठीक है, तो उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दे दी थी 1902 में। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की पेयरिंग होना और उनका अलग होना लीड टू सेग्रेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर। तो उनके साथ साथ ही फैक्टर्स का भी सेपरेशन और पेयरिंग होती है। जैसे जैसे क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी वैसे वैसे गैमेट्स की, उसकी जीन्स की, यानी फैक्टर की पेयरिंग होगी, और जैसे जैसे उनका सेग्रेशन होगा वैसे वैसे उनका सेग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये किसने बताया था? सटन एंड बोवेरी ने। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर आया कि रीडिस्कवर किसने किया था, 3 साइंटिस्ट थे जो 1900 में किया था। फिर 1902 में किसने किया था? प्रोपोज क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? तो सटन और बोवेरी ने दी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी? सटन एंड बोवेरी ने। मेंडल के काम को दोबारा डिस्कवर किसने किया? तो 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? क्या नाम? शेरमार्क, कोरेंस, ठीक है, और तीसरा कौन सा था? डी व्रीज। तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम भी याद रखेंगे, और ये 2 वाले जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दी। क्रोमोसोम क्या होता है? अगर मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखूं, देखो क्रोमोसोम कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये क्रोमोसोम का पेयर है। ठीक है, इस तरह का होता है क्रोमोसोम, इस तरह देखा होगा तुमने जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा। तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम किसका है? मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विद 4 क्रोमोसोम्स। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। देखो ये तुमने सेल डिवीजन में सारी की सारी चीज पढ़ी है।
G1 फेज पढ़ा है, G2 फेज पढ़ा है। G1 फेज से जब G2 फेज में जाते हैं तो डबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड है, उसके बाद इसका यहाँ पे G2 में क्या हो गया, डबल हो गया, दोनों डबल डबल स्ट्रैंड हो गए। फिर म्योसिस फर्स्ट होती है, म्योसिस फर्स्ट के है ना फेज में एक तरफ जाते हैं, ठीक है। म्योसिस सेकंड में क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। भाई यहाँ पे तो पेयर अलग जा रहा है पूरा, यहाँ पे 2 सेल बन गई, अब ये अलग अलग जाएंगे। और बाकी जब जर्म सेल बनती है तो सब में एक एक अलग अलग चला जाता है। तो एक म्योसिस जब कंप्लीट होती है, कंप्लीट एक म्योसिस है ना, म्योसिस के 2 फेज हैं, म्योसिस फर्स्ट, म्योसिस सेकंड। तो जब एक सेल की म्योसिस होती है तो एक से कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं, ठीक है। तो यही सब दिखाया गया कि क्रोमोसोम कैसे कैसे अलग होते हैं और कैसे कैसे जर्म सेल के अंदर पहुंचते हैं। मान लो इन पे है ना, यहीं पे कोई जीन था जिसको फैक्टर बोला था, इस पे भी कोई जीन था, ये फैक्टर बोला था। तो मुझे बताओ, जब जर्म सेल का निर्माण होगा, जब जर्म सेल का फॉर्मेशन होगा, तो उनके साथ साथ ही फैक्टर भी तो जा रहे हैं, उनके साथ साथ ही फैक्टर भी तो जा रहे हैं। तो इसीलिए ये बोला गया था, क्या बोला था कि पेयरिंग और सेपरेशन होना क्रोमोसोम का लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ ए फैक्टर दे कैरिड। जो साथ में क्या लेके जाते हैं, फैक्टर को लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रूव किसने किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, सटन एंड बोवेरी ने, ठीक है। क्वेश्चन आए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो सटन एंड बोवेरी ने। और उसको प्रूव किसने किया, तो प्रूव किया था थॉमस हंट मॉर्गन, यानी TH मॉर्गन इनको बोलेंगे। तो TH मॉर्गन ने क्या काम करा था, इसको प्रूव किया था, ठीक है। उन्होंने किस पे काम करा था, उन्होंने जो फ्रूट फ्लाई होती है जिसकी लाइफ साइकिल 12 से 14 दिन की होती है, ठीक है। तो उसका साइंटिफिक नेम होती है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। तो उन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया था। दिया किसने था, तो सटन एंड बोवेरी ने। प्रूव किसने किया था, मॉर्गन ने किया था, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के नाम क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो याद रखेंगे साइंटिस्ट के नाम। ड्रोसोफिला ही क्यों लिया, तो ड्रोसोफिला इज ए सुटेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडी बिकॉज, क्यों, देखो क्योंकि उनको है ना, दे कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। उनको किसी भी मीडियम पे ना आसानी से ग्रो किया जा सकता था, ठीक है। किसी भी मीडियम पर आसानी से ग्रो हो सकती थी ये, ठीक है, जो फ्रूट फ्लाई थी। शॉर्ट लाइफ साइकिल थी उसकी, यानी 12 से 14 डेज तक की उसकी लाइफ साइकिल थी। मतलब 12 से 14 डेज के अंदर अंदर उसका पूरा जीवन चक्र, उसकी पूरी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती थी। हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी, तो मतलब बहुत सारी प्रोजेनी मिलती थी। अब बहुत सारी प्रोजेनी मिल रही है, मतलब 100 के आसपास मिल रही है, 100 से ज्यादा मिल रही है। तो अगर बहुत सारी प्रोजेनी है तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मान लो एक पे गलत हो गया तो दूसरे पे कर लो, क्योंकि प्रोजेनी बहुत सारी है, ठीक है। तो जब बहुत सारी प्रोजेनी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हमें आंसर और आसानी से मिल जाता था, ठीक है। और ज्यादा हम श्योर हो जाते थे अपने आंसर में, क्योंकि बहुत सारों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे, रिजल्ट भी वही आ रहे। उसके बाद मेल और फीमेल इजिली आइडेंटिफाई था, इसमें मेल बड़ा होता था फीमेल से, तो इसमें मेल को और फीमेल को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता था, ठीक है। किसमें, फ्रूट फ्लाई में। ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो पूरे साल में ब्रीडिंग करवा सकते थे, ये नहीं कि भाई इसी महीने में करवा सकते थे ओनली ब्रीडिंग, मार्च के महीने में, अप्रैल के नहीं, पूरे साल में क्या कर सकते थे, ब्रीडिंग करवा सकते थे। मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन विच कैन बी इजिली विजिबल फॉर माइक्रोस्कोप। तो बोल रहा है कि जितनी भी एक पीढ़ी से एक, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशंस आए, उनको माइक्रोस्कोप से बहुत आसानी से देखा जा सकता था, क्योंकि माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी ना 1900 से पहले, ठीक है। तभी तो मेंडल के काम को दोबारा उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। मेंडल के टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है। तो अब माइक्रोस्कोप की तो खोज हो चुकी है, तो हम उसके जो भी वेरिएशन थे माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते थे। अच्छा, एक डायग्राम है, ये दे रखा है एनसीईआरटी ने, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जो हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा है उसमें ये पढ़ा था कि एक करैक्टर यानी एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। यानी एक करैक्टर का दूसरे करैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता। एक जो अपना काम कर रहा था दूसरा अपना करेगा, दोनों को कोई मतलब नहीं है। जैसे राउंड का और येलो का हमने क्रॉस कराया था, डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था, ठीक है। तो देखो समझो, कुछ नहीं है इसमें डायग्राम में। ऑरेंज अगर रेड के, मतलब ऑरेंज अगर ग्रीन के साथ है तो ऑरेंज रेड के साथ भी है। येलो अगर रेड के साथ है तो येलो ग्रीन के साथ भी है। समझ रहे ना, मतलब कि एक देखो
वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल, सेम पोल पर है, और इधर पर क्या हो जाएगा, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड वन शॉर्ट रेड, अब की बार क्या आ गया यहाँ पे रेड, और इसके साथ क्या आ गया ग्रीन, सेम पोल पर है ना। तो बताओ ये थोड़ा ही ना हुआ कि ऑरेंज के साथ हमेशा ग्रीन ही रहना है और कोई नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही तो बताता था मैं कि अगर एक करेक्टर है तो दूसरे करेक्टर से उसका कोई लेना देना नहीं है, कि जरूरी नहीं अगर एक आए तो दूसरा भी आए इसके साथ। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जरूरी नहीं कि अगर ऑरेंज है यहाँ पे तो ऑरेंज के साथ ग्रीन ही आए, ऑरेंज के साथ रेड भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर येलो है येलो के साथ रेड ही आए, येलो के साथ ग्रीन भी आ सकता है। और जर्म सेल जब तुम म्योसिस करते हो तुम्हें पता है कितनी बनती है, 4 बनती है। देखो यहाँ पे हर सेल के अंदर ऑरेंज ग्रीन पॉसिबिलिटी थी क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज के साथ रेड भी आ चुका, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो ना करता तो ऑरेंज के साथ फिर ग्रीन ही रहना था, फिर चाहे येलो आ जाए कोई आ जाए, ग्रीन जाता ही ना और किसी के भी पास, ठीक है। लेकिन हम तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही तो बताता है कि एक करेक्टर का दूसरे से कोई लेने देना नहीं होता। तो ऑरेंज अगर ग्रीन के साथ यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑरेंज रेड के साथ है, येलो अगर रेड के साथ है यहाँ पे तो येलो ग्रीन के साथ भी है, ठीक है। तो करेक्टर आपस में घुल मिल नहीं पाते, ये बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो एक डिफरेंस दे रखा है एनसीईआरटी में कि कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो इनमें बताना है कि कौन सा जीन है और कौन सा क्रोमोसोम है। तो देखो दो तो पूरे के पूरे सेम है, कौन से, ये वाली लाइन और ये भी, देखो ये भी जोड़ों में है और ये भी जोड़ों में यानी पेयर्स में। segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. Segregation at a gamete formation only one of the each pair is transmitted to the gamete. तो ये बोला है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, देखो जब तुमने गैमेट बनाई थी तो तुम्हें पता है कि एक के अंदर एक गया था। जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था भाई, ये पेरेंट थे, ये गैमेट थे, ठीक है भाई। एक गैमेट के अंदर एक एक फैक्टर गया था। और क्रोमोसोम की भी कहानी यही है कि अगर ये क्रोमोसोम है तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एक ही तो जाता है एक के अंदर। तो यही बता रहा है, ये भी पेयर्स में है, ये भी पेयर्स में है। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो एक एक के अंदर एक एक जाता है, वो भी एक एक के अंदर एक जाता है। तो यहां से तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा क्रोमोसोम है कौन सा जीन है। लास्ट लाइन से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। समझो क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, और एक तो लिख रहा है कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो समझो अगर जीन पास पास जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम आगे चल के पढ़ेंगे लिंकेज में ये होता है कि अगर दो जीन पास अगर जीन पास पास हो, जैसे मान लो क्रोमोसोम पे जीन होता है, एक जीन ये रहा ए और इसी के बिल्कुल पास में है बी, तो ये साथ में ही अलग हो जाता है। इसके दोनों के दोनों एक ही साथ में आ जाते हैं, तब गैमेट्स के टाइम पे दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली अलग नहीं होते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो मतलब एक पेयर दूसरे से हमेशा अलग सेग्रीगेट होता है। मतलब मान लो एक क्रोमोसोम है, तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा ही एक एक के अंदर जाएगा, ये हमेशा होगा। तो यानी ये क्या है, क्रोमोसोम। ये बोला कि वन पेयर सेग्रीगेट, उसने ये तो बोला कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ये तो हमेशा यही होता है कि एक पेयर दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग होता है। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट पेयर बोल रहा है, देखो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। तो ये जीन को बताता है। जीन में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पास पास जुड़े हुए होते हैं ना दो जीन, तो वो गैमेट बनने के टाइम, जैसे मान लो, इसका मैं एग्जांपल नहीं देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई भी जीन है ए और ए, ठीक है, और एक जीन है, मान लो ये एक क्रोमोसोम पे है। लो मैं अलग तरीके से बताता हूं, देखो मान लो एक ये है, हमेशा क्रोमोसोम पे होते हैं जीन, हमें ये तो पता है। मान लो यहाँ पे एक जीन है ए और यहाँ पे एक जीन है बी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के दोनों जो जीन है वो जब गैमेट बनता है ना तो वो एक ही के अंदर आ जाते हैं। अब मान लो मैं ए और बी का क्रॉस करा रहा हूँ, ए
और चलो मैं इससे बताता हूँ, ए और ए मान लो ये है, तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, अगर ये दोनों पास पास जुड़े हुए हैं ना, तो दोनों एक के अंदर ही आ जाते हैं, एक के अंदर नहीं जा पाते, ठीक है। ये लिंकेज में होता है, लिंकेज जब पढ़ेंगे ना, जब अच्छी तरह समझ में आएगा, तो यानी अगर हमेशा कोई एक दूसरे से अलग होगा तो वो तो होगा क्रोमोसोम, और जो क्या होगा, जो कभी अलग हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है अलग, उसको क्या बोलेंगे हम, जीन बोलेंगे, ठीक है भाई। अगली क्लास में हम लिंकेज देखेंगे। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, ठीक है। शॉर्ट में हम अगर बात करें कि मेंडल के जो काम थे वो 90s में यानी 1900 में रिडिस्कवर हुए, 3 साइंटिस्ट ने रिडिस्कवर करे उसको, डिवरीज, कोरेंस और शेरमार्क। फिर उसके बाद 1902 में यानी 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया, वो सटन एंड बोवेरी ने दिया। फिर उसके बाद उसको प्रूफ किया हंट मॉर्गन ने, उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई पे काम करा, ठीक है, जिसको हम मेलेनोगैस्टर बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ठीक है। शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, वो सब हम चीजें पढ़ चुके, ठीक है। तो अगला लिंकेज देखेंगे, ठीक है।